हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम एंड राम राम भाइयों। कैसे हो दोस्तों? आज का टॉपिक बहुत ही अलग है और बहुत हिम्मत चाहिए ऐसे टॉपिक बनाने के लिए और इस तरह का जो टैगलाइन देने के लिए, हेडलाइन देने के लिए। और टॉपिक क्या है? मोदी जी, मेरे मन की बात भी सुन लो। क्योंकि मुझे लगता है कि एक राजा अगर अपने मन की बात करता है तो एक प्रजा को भी अपने मन की बात बतानी चाहिए। और अगर प्रजा में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो राजा को अपने मन की बात बता पाए तो मुझे लगता नहीं है कि इस लोकतंत्र में उसकी कोई जगह है, ऐसी प्रजा की कोई जगह है। डरना नहीं चाहिए। क्यों डरें हम? क्यों डरें? अपने मन की बात बताने से क्यों डरें? लोग मुझे पूछते हैं अक्सर कि नवनीत, तुम्हारे में इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? मैंने कहा, सच का साथ देना और सच बताना और सच के साथ खड़े रहना, इसके लिए किसी हिम्मत की जरूरत नहीं है। और डरना किससे? किससे डरूं मैं? क्योंकि मुझे पता है ये सरकार सुनती है अगर आप ढंग से बात रखें तो। बात वहां तक जाती ही नहीं है भाई। नीचे के ही कुछ लोग गायब कर देते हैं उस बात को, वहां तक बात पहुंच ही नहीं पाती है। इसलिए आज मैं कुछ बताना चाहता हूँ मोदी जी को, और मुझे उम्मीद है कि मोदी जी मेरी बात को जरूर सुनेंगे, सरकार मेरी बात को जरूर सुनेगी। और मैं मानता हूँ कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक हैं और मेरा एक छोटा सा अदना सा एक डॉक्टर इतनी बड़ी बात जो बताने जा रहा है, क्या ऐसा नहीं है कि सरकार को ये बात पता नहीं होगी? मैं अगर बोलूँ तो आज थोड़ा सा पॉलिटिकल ये वीडियो हो सकता है, पर इसमें मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैंने पिछली बार मोदी जी आपको वोट दिया था, उससे पिछली बार भी आपको वोट दिया था सेंटर में, और अगली बार भी शायद आपको ही वोट दूंगा क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि इस तारीख में कोई ऑप्शन नहीं है आपका। आपकी सरकार ने अच्छे काम किए हैं, काफ़ी अच्छे काम किए हैं, है ना? चाहे वो डेवलपमेंट का हो, चाहे योजनाएं हों गरीबों के लिए हो, ट्रांसपोर्ट हो, काफ़ी सारे आपने अच्छे काम किए हैं। लेकिन अगर आपको कोई ये ना बताए कि आपने क्या अच्छा काम नहीं किया और किस में सुधार की गुंजाइश है, असली दोस्त वही होता है जो आपको ये बताए, भाई तेरे में ये कमी है, भाई तेरा वीडियो में ना ये चीज़ें कमी है। जो मुझे ये बताता है ना कि यार तुम्हारा ये साउंड सिस्टम ख़राब है, तुम्हारी लाइट सिस्टम ख़राब है, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है हाँ यार ये सही बता रहा है। जो फालतू में तारीफ़ करते रहते हैं ना, तो मुझे वो कई बार लगता है कि यार ये बस चापलूसी कर रहे हैं। तो मैं चापलूसी करना नहीं चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ एक आम आदमी, एक आम डॉक्टर होने के नाते मैं क्या सोचता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ कहाँ कमी रह गई है और कहाँ कहाँ पे सुधार की गुंजाइश है, ये बताना मुझे जो होता है, और स्पेशली मेडिकल जगत से रिलेटेड। क्योंकि मुझे लगता है कि हेल्थ केयर सिस्टम एक ऐसा है जहाँ पे सरकार ने अपनी तरफ से काफ़ी योजनाएं शुरू करी, चाहे वो आयुष्मान योजना हो या कुछ और योजनाएं हो, ठीक है। लेकिन एक जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी भी गड़बड़ है, और ये मेरी नाराज़गी भी है क्योंकि मैं हमेशा मेडिकल करप्शन के खिलाफ बोलता हुआ आया हूँ, लेकिन किसी ने मेरी सुनी नहीं है। ये मुझे ऑब्जेक्शन है कि किसी ने सुनी नहीं है। मैं कल की बात तो एक अलग बात है जो, और एक बात और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि एक ट्रेंड सा हो गया है। कहते थे पहले डॉक्टर को कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है। वो बात अलग है कि हमारे ही बीच के कुछ डॉक्टर्स ने इस तरह के काम किए कि डॉक्टर भगवान का रूप नहीं। अब जो ये भाषा थी कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, वो तीसरा रूप भी नहीं रह गया, चौथा रूप भी नहीं रह गया, पांचवा रूप भी नहीं रह गया, ठीक है। इसकी गलती हमारी मेडिकल फील्ड में है, चाहे वो कॉर्पोरेट जगत हो या किस तरह से इसका हम लोग इतने कमर्शलाइज हो गए हैं हमारा मेडिकल जगत। तो इसके लिए सब कोई दोषी है। इसके लिए डॉक्टर भी दोषी हैं, इसके लिए हमारी संस्थाएं भी दोषी हैं, इसके लिए कॉर्पोरेट जगत भी दोषी है, इसके लिए सरकारें भी दोषी हैं क्योंकि वो भी कुछ नहीं करते हैं। तो कुल मिला के मैं आज बात करूँगा कि, लेकिन ये बात भी सच है कि हमारे ही बीच के कुछ डॉक्टर बहुत मेहनत से डॉक्टर बनते हैं और इस समाज में अपना अच्छा काम भी करते हैं। लेकिन एक ट्रेंड सा हो गया है कि अगर आपको अपनी दुकान चलानी है तो आप एलोपैथी को, डॉक्टर्स को एलोपैथी को गालियां दो और आगे बढ़ो। आप ट्रेंड देख लो, जितने लोग भी आज खरबोपति अरबोपति बन चुके हों, चाहे वो कोई भी हो, उन्होंने सबसे पहले एक ही काम किया, चाहे वो पतंजलि हो, बाबा रामदेव हों, चाहे वो विश्वरूप चौधरी हों, चाहे वो हिम्स हो, चाहे कोई भी हो। इन लोगों का एक ट्रेंड है, फिक्स ट्रेंड है कि पहले आप एलोपैथी को गालियां दो, लोगों को डराओ, उसके बाद लोगों को
उल्टे सीधी बातें बता के, गारंटी वाले इलाज बता के अपनी तरफ बुलाओ और फिर जो मर्जी करो। मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैं पतंजलि वाली बात पे, तो मैं चलिए पहले पतंजलि वाली बात पे शुरू करते हैं कि आखिर जब कोर्ट ने इतना बड़ा संज्ञान लिया और कोर्ट ने बोला पिछली बारी, तो उन्होंने कोर्ट को ही धमका डाला। बाबा रामदेव ने एक कॉन्फ्रेंस कर डाली कि हमारे पास तो इतने सारे एविडेंसेस हैं। बात ये थी कि एक नियम है जिसके तहत आप इस तरह के एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में नहीं दे सकते, जहाँ पे आप मैजिक शो करें जी हम ये ठीक कर देंगे, गारंटी दे देंगे। लेकिन बाबा रामदेव ऐसे लगातार करते आए हैं और साथ साथ वो खुलेआम एलोपैथी फार्मा कंपनी और को गालियां देते आए हैं और खुलेआम वो उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। आप अपनी पद्धति को आगे बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे की पद्धति को नीचे दिखा के और अपने गारंटी शुदा इलाज बता के, जो कि अलाउड नहीं है पेपर में देना, उस पर कोर्ट ने कल बहुत सख्त टिप्पणी करी है। मैं आ रहा हूँ अपने मन की बात पे अभी कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत सख्त मुझे कोर्ट से एक बात, मैं कोर्ट को एक बात बताना चाहूँगा कि सिर्फ पतंजलि को ही वार्निंग क्यों दी जा रही है, उन न्यूज़पेपर, उन टीवी चैनलों को वार्निंग क्यों नहीं दी जा रही, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है जहाँ पे इस तरह के ऐड दिए जाते हैं? क्या उनको नहीं पता है? वहाँ पे भी एक नियम है, एडवर्टीजमेंट जो एक नियम है, उनको भी पता है कि इस तरह के विज्ञापन भ्रामक हैं, उनको भी पता है, लेकिन वो पैसे के लालच में कर लेते हैं। तो मुझे लगता है सज़ा खाली पतंजलि को ही नहीं देनी चाहिए, खाली वार्निंग पतंजलि को ही नहीं देनी चाहिए, खाली वार्निंग इन लोगों को ही नहीं देनी चाहिए, वो चाहे हिम्स हो या इस तरह के और संस्थाएं हो जो इस तरह के ऐड देते हैं। वार्निंग उन न्यूज़पेपर, उन टीवी चैनलों को या उस सोशल मीडिया को भी देनी चाहिए जहां पे इस तरह के जो लोग अलाउ करते हैं, तो उनको भी सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। अब मैं अपने मन की बात करना चाहता हूं। मोदी जी, मैं एक छोटा सा डॉक्टर हूं और मुझे लगता है आज मैं कुछ पॉलिटिकल बात बताने आया हूं। राम मंदिर बनने के बाद, धारा 370 हटने के बाद, मुझे नहीं लगता कि आपको अपने ऊपर जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि आप हिंदुत्व का झंडा चला रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी बाबा की ज़रूरत नहीं है सर, आपको किसी बाबा की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर अच्छे काम किए हैं और ये सब आपने जो करा है, आज कश्मीर की हालात बदले हैं, कश्मीर में डेवलपमेंट हुआ है, राम मंदिर बन चुका है, आपको सर किसी बाबा की ज़रूरत नहीं है, आप भूल जाइए। यू डोंट नीड एनी बाबा, एनी काइंड ऑफ बाबा। फेक बाबाओं की बात कर रहा हूँ मैं, जो पावरफुल बाबा हैं, जो आपको चलाना चाहते हैं। सर, हमें पता है आप कितने शक्तिशाली हैं और आपको मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, मुझे इतना भी पता है। मैं एक छोटा सा डॉक्टर हूँ जो एक अपनी डॉक्टरी की दुकान चलाता हूँ, पर मुझे ऐसा दिल से लगता है, ये मन की बात मैं अपने कर रहा हूँ, कि आज की डेट में आपकी पार्टी को या आपको, आपकी सरकार को किसी बाबा की ज़रूरत नहीं है, किसी के प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको कदम उठाने चाहिए इन फेक बाबाओं के खिलाफ, इन गलत कामों के खिलाफ, इन गलत तरह की एडवर्टीजमेंट के खिलाफ। और मैंने पहले भी वीडियो बनाया था कि किस तरह से अब कुकरमुत्ते की तरह, मशरूम की तरह ये उगने शुरू हो गए हैं जब से यूट्यूब आया है, जब से सोशल मीडिया आया है, कि उनके ऊपर इस तरह के भ्रामक वीडियो बना के लोगों को बुलाया जा रहा है। चाहे वो हिम्स हो जहाँ पे डायलिसिस के नाम पे गर्म पानी में लिटा दिया जाता है, कितने लोग मारे जा चुके हैं। किस तरह से लोगों को बरगलाया जाता है कि आप बाईपास सर्जरी मत कराओ, आप हमारा ECP ट्रीटमेंट करा लो, उससे ठीक हो जाओगे। कितने भ्रामक दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। कोई ना इनका YouTube चैनल बैन हुआ, ना कोई वीडियो डिलीट हुआ, ना सरकार कोई एक्शन लेती है। क्या सरकार के नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, जो इनके अधिकारी हैं, क्या उनको कुछ पता नहीं होता? क्या सब पता होता है? मुझे लगता है शायद आप तक बात पहुंचती ही नहीं है या पहुंचाने नहीं देते हैं। लेकिन मुझे आज कहने में कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं एक प्रजा हूं और प्रजा का मतलब है कि वो अपने राजा तक अपनी फरियाद लेकर जाए और अपनी रिक्वेस्ट लेकर जाए। तो मैं अपनी रिक्वेस्ट आज आप तक लेके आया हूँ। सर, मैं मानता हूँ कि एलोपैथी में, और आज एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आज ही कल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि क्यों नहीं ऑपरेशन के रेट एक स्टैंडर्ड रेट रखे जाते हैं। CGHS का रेट कैटरेक्ट सर्जरी का 10,000 या 15,000 का जो भी है,
और प्राइवेट में 30,000 से 1.5 लाख रुपए तक हैं। इतना ज़्यादा भेदभाव क्यों है? क्यों नहीं एक जैसा रेट प्राइवेट में कर दिया जाता? क्यों नहीं रेट स्टैंडर्ड रेट फिक्स कर दिए जाते हैं? इस पे भी सरकार को बोला सुप्रीम कोर्ट ने, और बिल्कुल ठीक बोला है, बिल्कुल ठीक बोला है। एक फिक्स कर दिया जाए, स्टैंडर्ड रेट फिक्स कर दिए जाए, और हॉस्पिटल के हिसाब से ABCD जो जिस तरह की फैसिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से रेट फिक्स कर दिए जाएं। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मेरे मन की बात यह है कि सर, आपने अगर अच्छे काम किए हैं, आपको किसी के भी अंडर प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे से ज़्यादा अच्छा आप जानते हो, आप देश के प्रधानमंत्री हो, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा क्लिनिक चलाता हूँ। लेकिन हमें दुख लगता है कि जब हम एक गरीब माँ बाप का, एक मिडिल क्लास का, मैं एक गरीब माँ बाप का बच्चा था जो अपनी मेहनत से डॉक्टर बना, आज जब मैं इन सब चीज़ों को देखता हूँ कि ये लोग, इसलिए मुझे जेलसी फील नहीं होती कि ये लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं या खरबों रुपए कमा चुके हैं, या ये दुख इस बात का होता है कि हमें गालियां पड़ती हैं, मरने के समय हम याद आते हैं। कोविड में हम भगवान थे, आपने ही बोला था, आपने भी बोला था कोविड में कि हमारे लिए थाली बजाओ, सबके लिए, हमारे लिए आपने कितनी अच्छी अच्छी बातें उस समय बोली थी। लेकिन जब लोग हमें इस तरह से ले लेते हैं, मैं मानता हूं यार कुछ हमारे बीच में भी गलत लोग हैं, कुछ कॉर्पोरेट जगत में गलत काम हो रहे हैं, तो इसके लिए सरकार है ना यार, उनको एक्शन लेना चाहिए। क्यों नहीं लेती सरकार? क्यों नहीं फर्जी क्वैक यहाँ बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं जिनके पास डिग्रियां तक नहीं? हर 100 में से 5 नकली MBBS की डिग्रियां हैं, 5। 90% लोग कार्डियोलॉजिस्ट लिखते हैं यहाँ पे, और असली कार्डियोलॉजिस्ट 10% हैं सिर्फ। और EC थेरेपी के नाम पे घोटाला, तो इनके ऊपर क्या कोई रोकथाम नहीं है क्या? कोई कुछ भी कर लेगा क्या इस देश में आके? मन दुखी हो चुका है। मैंने इसीलिए शाम की प्रैक्टिस बंद कर दी है कि मेरा मन नहीं करता है। मुझे लगता है कि जनता भी उसी तरह की है। मैं बोलता हूँ कि जनता भी बहुत पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ़ बन जाते हैं, तो हम क्या करें? हम किसको समझाएं? कई बार हम सोचते थे कि यार ये अनपढ़ जनता है इसलिए, लेकिन जब पढ़े लिखे लोग वहाँ जाते हैं और अपनी ऐसी तैसी करा के लौटते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे गारंटी शुदा इलाज बता दिए जाते हैं, उसके बाद उनका बेवकूफ़ बनता है, फिर हमारे पास आते हैं। हम बोलते हैं सर अब हम क्या करें? अब आप एक क्रॉस, आपकी बीमारी एक लिमिट से बाहर जा चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमेशा हम लोगों को गाली देना, हमेशा एलोपैथी को गाली देना, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि देश में एक कानून जरूर होना चाहिए, सख्त कानून होना चाहिए, सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। अगर आज इनको ऐड देने का अधिकार है तो हम लोगों को क्यों नहीं है? एलोपैथिक डॉक्टर को अधिकार क्यों नहीं है कि हम भी अपना एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में दें या फिर हम टीवी पे दें? हमें से तो बहुत हिपोक्रेटिक ओथ खिलाई जाती है, पता नहीं क्या क्या खिलाया जाता है। हमने ऐसा क्या गुनाह किया है? तो समान अधिकार होने चाहिए सबके लिए। आयुर्वेदा एक अच्छी चीज़ है, आयुर्वेदा को आगे बढ़ाइएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरों को गाली देके और इस तरह के मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देके, या इस तरह की माल प्रैक्टिस जैसे हिम्स में की जा रही है कि पानी में लिटा देंगे आपकी किडनी ठीक हो जाएगी गर्म पानी से। सर देखिए, प्लीज़ देखिए सर, मैं तो हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये मेरी आखिरी फरियाद आपके पास है कि शायद आप ही कुछ कर सकते हैं। और इन बाबाओं से मुझे नहीं लगता कि आपकी सरकार को किसी बाबा की ज़रूरत है। आपने जो कमाया है ना सर नाम, और जो काम किए हैं, अगर आपने सच में अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो ठीक, मुझे लगता नहीं कि आपको किसी भी बाबा की ज़रूरत है, फेक बाबा की। बाकी बाबाओं का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, साधु संतों का विश्वास है, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, उसमें कोई, मुझे भी लगता है कि आशीर्वाद मिले तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। और सभी के कोई ना कोई गुरु होते हैं, तो गुरु अलग चीज़ है और ये फेक बाबा अलग चीज़ है, और ये फेक बिजनेसमैन बाबा अलग चीज़ है। तो मुझे लगता है कि पावर पॉलिटिक्स ही सब कुछ नहीं होता है, कुछ और भी होता है जो हम लोग कमाने आते हैं। हम लोग नाम कमाने आते हैं, हम लोग लोगों की दुआएं कमाने आते हैं। लेकिन अब दुख होता है, अब मन करता है कि बस छोड़ दूं यार, सब छोड़ दूं, कुछ मैं भी धंधा पानी कर लूं। कोविड में जब हॉस्पिटल 6-6 लाख रुपए मांग रहे थे, तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि सर इस पर कैपिंग कर दीजिएगा, इतना एक आम आदमी पैसा नहीं दे सकता। मेरे वीडियो बनाने के 2 दिन बाद ही सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया था कि आप इससे ज़्यादा ICU का पैसा नहीं ले सकते, शायद 20,000 कर दिया गया था। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन था और मुझे बहुत खुशी हुई थी। और मेरे पास किसी का, पत्रकार का एक फ़ोन भी आया था कि सर आप चिंता मत करिए, ऐसा कुछ होने जा रहा है, आप चिंता मत करिए। पता नहीं किसने मुझे फ़ोन किया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बात सुनती है।
वहाँ तक बात पहुँचाने वाला चाहिए। इतनी हिम्मत चाहिए लोगों में कि वहाँ तक अपनी बात पहुँचाएं। और मैं ये हिम्मत कर रहा हूँ और हिम्मत करता रहूँगा और सच के साथ खड़ा हूँ और लड़ता रहूँगा। बस इतना ही बोलूँगा सर, आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन जहाँ कमी रह गई है वो है मेडिकल फील्ड, एजुकेशनल फील्ड। यहाँ के करप्शन को आप नहीं मिटा पाए हैं, कम भी नहीं हो पाया है, मिटाना तो दूर कम भी नहीं हो पाया है। और मैं बोलता रहूँगा इस करप्शन के खिलाफ, चाहे कोई भी हो, चाहे मुझे कोई भी सज़ा दो, मैं बोलता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। मेरा भारत महान, जय हिंद। जी हाँ, जय हिंद। फिर बोलूँगा, हैरी जहाँ की प्रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हैरी जहाँ की प्रीत सदा। एक दिन के लिए मुझे हेल्थ मिनिस्टर बना दो सर, फिर देखना मैं इस देश में क्या क्रांति लेकर आता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया।